इसमें पॉजिटिविटी हमको दिख कहाँ से रही है? ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब आपको कई सारे मीडिया हाउसेस अलग अलग जगहों पे हेडलाइन ये दे रहे हैं कि विप्रो ने कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भाई एक बात बताओ, विप्रो ने कहा 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो हम कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी ढूंढ ले रहे हैं विप्रो के रिजल्ट में? अच्छा रिजल्ट है, बुरा नहीं है। कम से कम इन्फोसिस और टीसीएस से बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसमें खरीदारी कर जाएं और अंधाधुंध खरीदारी कर जाएं। ट्रेड हम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको बिल्कुल नहीं है, खासकर ऐसे रिजल्ट पे जहां पर हमारे सामने अनसर्टेनिटी हो पूरी की पूरी बाजार में। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे ये रिजल्ट पसंद नहीं है? भाई मुझे रिजल्ट पसंद है। विप्रो मैंने कहा कि अन्य कंपनियों से बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है, बड़ी कंपनी है तो पेश भी करना चाहिए। ऑलमोस्ट 19.39 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आया इनका। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप 5 मान लीजिए, 5 गुणे 4 करोगे तो लगभग 20 रुपये कंपनी कमा रही है, 19.5 कमाई। ठीक है, इनका जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो 400 के आसपास है। 20 गुणे 20 400 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 19.39 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आया है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 19 पॉइंट, अब आप समझ गए, 39। ये आ गया इन्फोसिस का और विप्रो का। अगर आप काम देखोगे लगभग एक जैसा काम है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि वहाँ के लोगों से जब बात करो बताते हैं कि किस तरीके से फोकस होता है, शिफ्ट होता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंपनियां लगभग एक जैसा ही काम करती हैं। विप्रो वाले इन्फोसिस जाते हैं, इन्फोसिस वाले विप्रो जाते हैं, टीसीएस भी है यहीं पर, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी मेन कंपेरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। अगर आप देखते हैं अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे विप्रो और इन्फोसिस की। इन दोनों का ही रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। कौन सा स्टॉक आपको यहाँ पर खरीदारी के लिए बढ़िया लेवल्स दिखा रहा है, मैं उस पर फोकस करूंगा। क्या इन्फोसिस का अच्छा रिजल्ट उसको बेटर बाई बनाता है विप्रो के मुकाबले, ये सब हम डिस्कशन के अंत में समझेंगे। पहले सीधे चलते हैं रिजल्ट पर। ठीक है, सबसे पहले विप्रो का रिजल्ट है और उसके साथ ही साथ हम इन्फोसिस का भी रिजल्ट देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इन्फोसिस को एक धन्यवाद मैं हमेशा देता हूं कि इनका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छे से पेश किया जाता है। कम से कम जो लुक एंड फील होता है वो पहला अट्रैक्शन पॉइंट बनता है जब आप रिजल्ट को पढ़ने जाते हो। ठीक है, अब एक फटी सड़ी हुई किताब पढ़ने से अच्छा ही फील आएगा जब आप एक बढ़िया ब्रांड न्यू किताब पढ़ते हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है? उसमें जो कंटेंट होता है उसका। ठीक है, तो इन्फोसिस के पास बेटर कंटेंट है या फिर विप्रो के पास, वही हम देखेंगे। अगर हम नॉर्मल जो समझदारी है उसको देखें तो विप्रो का स्टॉक गिरा, इसका मतलब विप्रो का रिजल्ट बुरा आया। इन्फोसिस का स्टॉक रिजल्ट के बाद गैप अप किया, ऊपर गया, इसका मतलब इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा है। तो ऊपर ऊपर से हमको यही देख करके लग रहा है कि जो विप्रो का रिजल्ट है वो बुरा है। कितना बुरा है हम वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली है, तो आपको इस वीडियो को देखते देखते एक बात रियलाइज़ करनी है कि 95 to 98% लोग ऐसी वीडियोस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं और इसीलिए वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सच में अंत तक चलने वाले हो तो वीडियो लाइक करके पेन और कॉपी के साथ कुछ डेटा लिखते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको बेटर चीज़ें समझ में आएँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप विप्रो को देखोगे तो ये जो डेटा पेश करते हैं वो पेश करते हैं मिलियंस में। इसको आपको कन्वर्ट मैं करवाऊंगा करोड़ में। ठीक है, करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए बस एक डेसिमल पॉइंट आपको पीछे आना है। कैसे? ये जो 230 लिखा हुआ है इसको आप 230 494 लिखा हुआ है, इसको आप बस 230 और 49 मान लो। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये 2,30,494 लिखे हैं, इसको आप 23,049 करोड़ मान लो। ठीक है, 2,30,000 मिलियन 23,049 करोड़ लगभग बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो टोटल इनकम हुई किसकी? विप्रो की, वो हुई 23,049 करोड़। कौन से क्वार्टर में? सितंबर 30 2022, यानी कि जो सेकंड क्वार्टर था। ठीक है, हम ये रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं 15 अक्टूबर को। रिजल्ट विप्रो का 12 को आया था और एक दिन बाद इन्फोसिस का आया था। अब इन्फोसिस की बात करें तो जो टोटल इनकम इनकी आई है वो आई है 37,122 करोड़, और ये जो डेटा पेश कर रहे हैं ये 1000 करोड़ में ही पेश कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, करोड़ में ही पेश कर रहे हैं, तो इनका डेटा रीड करना ज़्यादा आसान है। तो लुक एंड फील के मामले में भी इन्फोसिस बढ़िया है, और जो डेटा पेश करते हैं इसके लिए भी मैं सेबी से रिक्वेस्ट भी कर चुका हूं कि ये इस पे भी लिमिटेशन लगनी चाहिए कि आप डेटा अगर इंडिया में पेश कर रहे हो तो करोड़ में करो, लाख में करो, लेकिन करो एक ही पैरामीटर्स पे, जिससे कंपैरिजन आसान हो जाए। बाकी अपनी अपनी समझदारी होती है, आप और हम दिखाते ही रहते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू के टर्म्स में इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, ये तो आप समझ ही गए, और दूर से भी लगता है, मार्केट कैप से भी लगता है, हर जगह से लगता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो जो मार्केट कैप और रेवेन्यू का गैप है वो काफ़ी हाई हो जाता है इन्फोसिस और विप्रो के बीच में, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप जा करके तोलोगे विप्रो की तो वो काफ़ी कम हो जाती है इन्फोसिस के मुकाबले। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो वो उतना ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट कैप का डिफरेंस है। अब खर्चे पे आते हैं
तो 19,622 करोड़ रुपए खर्च किया विप्रो ने, और यहीं पर जो खर्चा है टोटल एक्सपेंसेस 28,731 करोड़ का इन्फोसिस का। बस खर्चे और कमाई को ही देख करके आपको एक बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी कि जो खर्चा और कमाई का बड़ा वाला गैप है इन्फोसिस के केस में, वो इसको एक क्लियर विनर बना देता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनको जो भी हुआ उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो खर्चे आते हैं वो 28,000 करोड़ के आए और जो कमाई हुई वो हुई 37,000 करोड़ की। लेकिन यहाँ पर विप्रो हार जाता है बहुत बुरे मार्जिन से, 19,000 करोड़ रुपए ये खर्च कर देते हैं और कमाई कितनी हुई थी, मात्र 23,000 करोड़ की। तो नेट नेट जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है, अभी तो नेट प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बचता है इनकम और एक्सपेंसेस में से वो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ के आसपास की जो वैल्यू है वो बचती है। ठीक है, अब आते हैं इन्फोसिस में जो ओवरऑल सब चीज़ें कट पिट के जो कमाई होती है उसको देखने के लिए। ओनर्स ऑफ द कंपनी 6,068, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओनर्स ऑफ द कंपनी में देख रहा हूँ 6,068 करोड़। ये डेटा कहीं कहीं अलग हो सकता है तो आप उस पर अलग तरीके से फोकस कर लेना। ठीक है, इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी ये आप देख सकते हो 2,938 करोड़, 2,930 करोड़ आप इसको ऐसे मान सकते हो। ठीक है, 2,930 करोड़। और यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कितना आया, 6,021 करोड़। समझ गए। अब साइज देखिए, विप्रो की छोटी है तो हम इतना मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसके कंपैरिजन में रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे, एक्सपेंसेस के टर्म्स में देखोगे, तो रेवेन्यू इन्फोसिस का ज़्यादा आया, एक्सपेंस हैंडलिंग वो बेटर कर रहे हैं। ठीक है, और विप्रो हर जगह पे लगभग फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब चार्ट पे चलें उससे पहले कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जब आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 14 रुपये की आती है, किसकी, 14 रुपये की आती है इन्फोसिस की, और विप्रो की आती है 4 रुपये 86 पैसे। थोड़ा सा हम जो है महंगाई देख लेते हैं कि कितनी है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हम ऐसे ही रिजल्ट अगले 4 क्वार्टर्स में देखते हैं तो 4.8 इंटू 4 और यहाँ पर 14.3 इंटू 4 और फिर जो करंट मार्केट प्राइस है उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। यही करते हैं इन्फोसिस और विप्रो दोनों के केसेस में कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर आ जाओ। ठीक है, अभी देखिए हम करेंगे इन्फोसिस का प्राइस ले लेते हैं पहले 1475 रुपये। ठीक है, 14.35 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14.35 14.35 इंटू 4 ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये 3 महीने की कमाई है, हम साल भर की कमाई मान लेते हैं कि फॉरवर्ड 12 मंथ की जो कमाई आती है वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसी कमाई के हिसाब से। मान लेते हैं कि ऐसा ही इन्फोसिस कमाती रहती है तो टोटल एक शेयर के पीछे ये 57 रुपये कमाएगी, और जो करंट मार्केट प्राइस है अपॉन 57 करेंगे तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा। तो समझ गए आप, 1475 अपॉन 57.4 ये हो गई किसकी कमाई, एक शेयर की, इन्फोसिस की, पूरे साल भर की। 25 रुपये इन्फोसिस आपको कमा करके दे रहा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे। विप्रो क्या कर रहा है जरा उसकी कहानी तौल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि वो 25 रुपये 69 पैसे आपको कमा करके दे रहा है। ठीक है, इन्फी हो गया 25.69। ठीक है, राइटिंग सुधर गई क्या यार, चलो देखते हैं। अभी विप्रो के केस में देखेंगे राइटिंग सुधरी क्या हमारी। ठीक है, लगता है कलम अच्छी ले लिए। चलो देख लेते हैं आपके प्यारे दुलारे विप्रो का 4.86 बेसिक ही लेते हैं। 4.86 आई होप आप समझ गए होगे मैं जो आपको समझाता हूँ। कुछ लोग नए आते हैं वो पूछते हैं कि ये आपने क्यों किया। 19.44 19 रुपये 44 पैसे ये कंपनी आपको कमा करके दे रही है। कितना, 19.44। ठीक, पूरे साल भर में। इनका प्राइस क्या है, 377। ठीक, 377 अपॉन 19.44 यही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 19.39 का यहाँ गया, ऑलमोस्ट 19.39 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आया इनका। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप 5 मान लीजिए, 5 गुणे 4 करोगे तो लगभग 20 रुपये कंपनी कमा रही है, 19.5 कमाई। ठीक है, इनका जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो 400 के आसपास है। 20 गुणे 20 400 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 19.39 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आया है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 19 पॉइंट, अब आप समझ गए, 39 ये आ गया इन्फोसिस का और विप्रो का।
अगर आप काम देखोगे लगभग एक जैसा काम है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि वहाँ के लोगों से जब बात करो बताते हैं कि किस तरीके से फोकस होता है, शिफ्ट होता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंपनियां लगभग एक जैसा ही काम करती हैं। विप्रो वाले इन्फोसिस जाते हैं, इन्फोसिस वाले विप्रो जाते हैं, टीसीएस भी है यहीं पर, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी मेन कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। अगर आप देखोगे इन्फोसिस क्या रिजल्ट आने से पहले विप्रो के बराबर प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी? नो, यानी कि इन्फोसिस से बेटर उम्मीदें लोगों को पहले से ही हैं। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी विप्रो से महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब विप्रो इज डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। क्या रॉन्ग कर रहा है विप्रो, ये हम नहीं समझ सकते, और मैं इसको बहुत ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ दोस्त। अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ोगे ना, तो इन्फोसिस का मैनेजमेंट कभी भी ऐसा नहीं फील कराता कि वो विप्रो से बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये मैं तुलना किस बेस पे बोल रहा हूँ, जब विप्रो का भी आप पढ़ो कि मैनेजमेंट ने वहाँ पर क्या बोला। ना विप्रो बोल रहा है कि हमारी कंपनी में कोई तकलीफ है, हम भी धूम धड़ाका करेंगे, ना इन्फोसिस बोल रहा है। और जब आप दोनों को तोलोगे तो लगेगा दोनों लगभग एक जैसे ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचो कि विप्रो कहाँ पर फेल हो रहा है, तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। अब दूसरे एंगल से आपको समझाते हैं, इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत पीछे कदम खींच लेता हूँ। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से कि यही सब डेटा एनालाइज करके हमको स्टॉक बाई करना है। अब हमें स्टॉक बाई करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स, कई सारी वेरिएबल्स को ध्यान में रखना होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस टू अर्निंग छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें, लेट्स से कि A to Z मान लो, 26 चीज़ें देखनी होती हैं किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं इन्फोसिस की 26 चीज़ें तोली गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता है। मैं कभी कभी उसका जिक्र भी किया हूँ फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियोज़ में। लेकिन अभी समझ लो 26 चीज़ें तोलनी है विप्रो और इन्फोसिस के कंपेरिजन में। ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा जगह पर बेटर आएंगी उस स्टॉक को खरीदना है। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर कर सकता है या नहीं, आप बताओ। ये काम कंप्यूटर बेटर कर सकता है, ये काम फंड मैनेजर्स बेटर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। हर कोई बेटर कर सकता है ना, हर कोई बेटर कर सकता है ना। हम और आपसे, हम आप सब कौन है यार, हम आप सबका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। स्टूडेंट से शुरू करते हैं, जहाँ से मैं अपनी बात करूँगा अपने ही हिसाब से, और फिर एकदम जहाँ तक हमारी एक्सट्रीम लिमिट जाती है एक इंडिविजुअल को लेकर के, जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है। हमारी जो शुरुआत होती है 5, 10, 15, 20 हज़ार के फोलियो से शुरू होती है। वहाँ से हम ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं। यही स्टूडेंट लाइफ में इससे बड़ी मैंने वैल्यू नहीं देखी है जहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ। ठीक है, 5-10 हज़ार की वैल्यू होती है हम लोगों की लाइफ में, और वहाँ से शुरुआत होती है। और ये जो आंकड़ा होता है 10 करोड़ 15 करोड़ तक मैंने रियल लाइफ में देखा है, उसको समझा है, उन लोगों के साथ फील किया है कि वो कैसा बिहेवियर रखते हैं मार्केट को लेकर के, वो अपने पोर्टफोलियो से क्या उम्मीदें लगा कर बैठते हैं, ये सब। अब जब हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मिनिमम एज में मेरे हिसाब से जो लोग 10-15 करोड़ का फोलियो बना करके बैठे हैं, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज एज 45 साल की होती है। कुछ तो 60 में बनाते हैं, कुछ मतलब होता है कि कुछ लोगों का लक काम कर गया, कुछ लोगों का टैलेंट काम कर गया, तो वो थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एज काफ़ी हाई हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा एज उतना बड़ा फोलियो। अब जितनी ज़्यादा एज उतना बड़ा फोलियो, उतनी ज़्यादा रिसर्च की पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैं डील करता हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए, जिनके पास ज़्यादा फंड है वो ज़्यादा रिसर्च करवा के ज़्यादा बेटर स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन क्या उनको ज़्यादा बेटर प्रॉफिट होता है? आप खुद सोचो। होता तो रिटेल इन्वेस्टर इतने भयंकर लॉसेस में नहीं होता। कहा जाता कि यहाँ पर सिर्फ बड़े लोग ही पैसा कमा सकते हैं, कहा जाता है, लेकिन ये रियलिटी 100% वाली नहीं है। अब दूसरे एंगल से ले चलते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका पैसा एक जगह पर आइडल रह सकता है ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फंड हैं, मल्टीपल जगह पे लगे हुए हैं फंड्स हैं, इसीलिए उनका पैसा एक जगह पर आइडल होता है, लंबे समय तक टिक पाता है, इसीलिए वो पैसा कमाते हैं। हम और आप सब इधर निकालेंगे उधर डालेंगे, इधर निकालेंगे उधर डालेंगे, और इसी कारण हम सब नहीं कमा पाते। तो मैं यहाँ पर कुल बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस, भले ही आपको वहाँ पर कोर्सेज बेचे जा रहे हो, भले ही एक्सपर्ट्स आपको बोल रहे हो, भले ही वो आपको एकदम पैर पकड़ के बोल रहे हो कि मैं आपका प्रॉफिट करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किसी भी पैरामीटर पे, बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो 10th क्लास में या 9th क्लास में 8th क्लास में समझ में आती नहीं। हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम कैसे करेंगे? और जो अभी बात मैंने बोली ना, ये बहुत बढ़िया वाली सच्चाई है। 90% स्टूडेंट्स को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरी लाइफ में यूज़ करना नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। बस वही हाल है इन्फोसिस और विप्रो या किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त कि आपके पास इतने वेरिएबल्स हैं, उन पे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और हम सब सोचते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ बेटर डिसीजन ले लेंगे। तो दोस्त, मैं हार गया यहाँ पर, और इसलिए मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी से मतलब बता रहा हूँ कि रियलिटी से आपका नाता जोड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ज़्यादा पैसे ज़्यादा बेटर
इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर दिला सकते तो जो बड़े पैसे वाले हैं वही मार्केट से पैसे कमा सकते, हम और आप सब तो बिल्कुल कमा नहीं सकते। लेकिन अगर आप दूर से बाज़ार को देखोगे तो बाज़ार बिल्कुल ऐसी नहीं नज़र आती ना कि वो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बिल्कुल खड़ी नहीं है। बाज़ार तो सबके लिए बराबर सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो हम सब क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, तो अब आप ऐसे समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस ये हमारे लायक खेती है नहीं, हम इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगी खेती है। ठीक है, अब महंगी खेती से मतलब क्या है मेरा? महंगी खेती से मतलब क्या है कि जो वहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं वो इतने महंगे हैं कि हम अगर उनको अफोर्ड भी कर सकें तो हमें बहुत जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं ना, हम उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो कि अच्छी बात है नहीं। अब आप बादाम खाने के चक्कर में 2 टाइम की रोटी सब्जी भी ना खाओ, ये तो गड़बड़ बात है ना। कि नहीं हम 1000 रुपये किलो, मान लेना कि 1000 रुपये किलो बादाम है, कुछ लोग कहेंगे 800 में दिला देंगे, मान लो कि 1000 रुपये किलो बादाम है, उसके लिए आप 20 रुपये किलो आटा नहीं खरीद के ला रहे हो, 40 रुपये किलो आटा नहीं खरीद के ला रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस को मैं महंगी खेती मानता हूँ। उसको आप म्यूचुअल फंड वालों को, इंश्योरेंस वालों को, बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसीज़, ब्रोकिंग एजेंसीज़ जो रिसर्च कर रही हैं उनको करने दो। वो जो डेटा प्रोवाइड करती हैं उनके बीच में आप कंपैरिजन कर लो, वो क्या बातें बोल रही हैं उसके बीच में आप कंपैरिजन कर लो। अगर आपकी एकदम चुल मची हुई है कि नहीं मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करके ही स्टॉक खरीदना है। अब आप लोग सोचते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस से जब मैं दूर आपको करता हूं तो मैं ये आपको बोल रहा हूं आप गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी से मतलब इत्तेफाक ना रखो, या ऐसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ चार्ट पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स को पहचानना बहुत आसान है। इसके लिए आपकी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो मदद करती हैं, वो ना भी करें तो आपको आसपास भी चीज़ें दिखाई देंगी। अब आपको दिखाई देगा कि यार मेरे कॉलेज में विप्रो आया, इन्फोसिस आया, ये दोनों ही कंपनियां आई, विप्रो भी 10 बंदे लेकर के, इन्फोसिस भी 10 बंदे लेकर के, क्या बढ़िया बढ़िया जगह पे। ठीक, तो हमको लगेगा यार दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, ऑफकोर्स सी बात है अच्छी ही हैं। अब जब हम रियलिटी आकर के देखेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें वेरिएबल्स ऊपर नीचे होने के कारण उनका रिजल्ट इधर उधर हो जाएगा और फिर वहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच होगा। और वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर फेक ही चलता है कि रिजल्ट बुरा आया तो जो स्टॉक है गिर गया, रिजल्ट अच्छा आया तो स्टॉक ऊपर चला गया। कभी कभी वाइस वर्सा भी सिचुएशन बन जाती है। ये बात मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना एक्शन तो लेंगे ही लेंगे, बुरा रिजल्ट आएगा वो बेचेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा वो खरीदेंगे। हमको ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं, टेक्निकल एनालिसिस से डिकोड करनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, कम ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 5-10 करोड़ का आपका फोलियो है और आप साल भर में 20-25 लाख रुपए खर्च कर सको। अलग अलग जो भी लेट्स से कि आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और मैं ये चीज़ भी किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे मैं ऐसी क्या बात बताने वाला हूँ, नहीं, थोड़ा सा जो उनकी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनके सप्लायर्स हैं, उनके बारे में जानो, उनका सच में बिजनेस मार्जिन कैसा चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा चल रहा है, कंपनी के साथ उनका इंटरेक्शन कैसे चल रहा है, वो सब महंगी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हटाओ उसको, टेक्निकल एनालिसिस करो ना। अब आप सोचोगे कि सर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है इसलिए आप हम सबको खींच करके लाए टेक्निकल एनालिसिस पे। तो दोस्त, अगर मुझे कुछ आपको बेचना होता तो आप ये बात बोलते तो मैं आपसे खुश हो जाता। ठीक है कि यार देखो तुमने मेरी कमी पकड़ ली। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी जगह रख करके देखता हूँ और मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि दोस्त अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत आगे नहीं जा सकते। गए भी तो आप ब्लंडर्स करोगे बहुत भयंकर वाले। और रही बात फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कौन सा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रेशनल लेवल पे हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ इरेशनल है, लेकिन अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, समझ सकते हो। BPCL क्यों 300 के नीचे आ गया, कोई समझा सकता है? कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता। ये दोनों ही अति हैं कि BPCL इतनी ज़्यादा कमाई करके भी 300 पे अवेलेबल है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इतनी कम कमाई करके कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, कोई 100 के मल्टीपल पे, कोई 200, कोई 400, कोई 600, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ, इतने महंगे मल्टीपल्स पे कोई नहीं समझा सकता। तो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे इसलिए नहीं खींच के लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ है और एक्सपर्टीज़ मेरी कुछ नहीं है। हम लोग
मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। यहाँ पर एक्सपर्टीज जैसा कुछ नहीं होता। बाजार को आप जितना समझोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप उतना ही कम जानते हो, ठीक है। तो एक्सपर्टीज जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पर आप फोकस करो। और रही बात जो मैं वेरिएबल्स की बोल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो 10th में नहीं समझ में आता, आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हो, आपके पास A to Z जो चीज़ें होती हैं ना, वो डिट्टो उसी तरीके से नहीं काम करती मेरे दोस्त। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल किसी का 20 है, किसी का 25 है, तो 25 वाला स्टॉक बेटर नहीं हो गया, 20 वाला स्टॉक बुरा नहीं हो गया। और ये भी नहीं आप कह सकते कि 20 वाला अच्छा हो गया, 25 वाला बुरा हो गया, क्योंकि ये सस्ता है। सस्ती चीज़ अच्छी भी नहीं है, सस्ती चीज़ बुरी भी नहीं है, महंगी चीज़ अच्छी भी नहीं है, महंगी चीज़ बुरी भी नहीं है। अब आप सोचोगे देखो इतनी भयंकर कन्फ्यूज़न है, और हाँ है। आप जाकर के देखो। अब आपको मैं काम देता हूँ, जरा सा देखो माइंड ट्री का जाकर के देख लो, ठीक है। टाटा एलेक्सी का जाकर के देख लो, हैप्पीएस्ट माइंड का जाकर के देख लो, आपको खुद समझ में आएगा ये सब स्टॉक यहाँ क्यों ट्रेड कर रहे हैं। छोटी कंपनी बराबर महंगा पी, ठीक है, अगर उतना ही स्कोप है तो इन्फोसिस यहाँ पर महंगा क्यों है विप्रो के मुकाबले? क्या उनका काम इतना ज़्यादा बेटर हो गया? यही सब चीज़ें आपको डिकोड करनी है। और रही बात एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना खर्चा हुआ, वो आप देख सकते हो पिछले वीडियो को। अगर आपने रिजल्ट एनालिसिस वाली जो मैंने विप्रो के ऊपर बनाया था बहुत ध्यान से देखा तो वहाँ पर मैंने आपसे कुछ बातें कही थी। कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो लगा दूँ, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होंगी वो मैं शुरू में लगवाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको कुछ बातें समझ में आएँ। समझ गए? तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं ABCDEFGH या Z तक जो भी है, वो अपने आप में खुद ये एग्जैक्टली कोई क्लियर इंडिकेशन, कोई क्लियर डेटा हमको नहीं देते कि नहीं इस पे तो खरीदना ही है, कि 5 का P पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है वो इतना सस्ता है, खरीद ही लो। रियल मार्केट में अगर मान लो कि 10 रुपये वाला पार्ले जी आपको 6 रुपये में मिल रहा है, कोई ऑफर बता रहा है और उसमें MFG वगैरह सब कुछ सही प्रिंटेड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो आप बिल्कुल खरीदो, क्योंकि पार्ले जी पे डिस्काउंट नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई स्टॉक 10 वाला 6 का हो गया, ठीक है, 10 वाला 6 का हो गया, तो आप उसको नहीं खरीदो ऐसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसका रिजल्ट ख़राब हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सस्ता पी खरीद रहे हो। सेम उसी कैटेगरी में अगर स्टॉक्स महंगे पी पे भी अवेलेबल हैं तो इसीलिए आपने मुझे कभी कभी कहते हुए भी सुना होगा कि महंगे पी वाले स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो अगर सस्ता हो रहा है और वहाँ पर आपको उतनी गड़बड़ी रिजल्ट में नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बात याद रखना, रिजल्ट देखने से दूर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट देख के अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वो गलत है। रिजल्ट आप इसलिए देखो कि क्या कुछ सच में बहुत गड़बड़ तो नहीं हो गया, बस अति देखो कि अति बहुत बुरा तो कुछ नहीं हो गया, बस उतना समझ लो। अगर बहुत बुरा नहीं हुआ है तो आपको चार्ट जो इंडिकेशन दे रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंडिकेशन सही ही होता है। समझ गए? तो मेरी वीडियो का क्रक्स सिर्फ इतना है कि फंडामेंटल एनालिसिस पे थोड़ा बहुत समय दे लो, ज़्यादा दोगे तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल मेरी तरह। और मैं अपने आप को मार्केट में 2-3 साल पीछे समझता हूँ केवल फंडामेंटल एनालिसिस के चक्कर में। आपसे मतलब शायद आप नहीं समझ पाओ क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल लेवल की बातें होती हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को, बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स मेरे गड़बड़ हो गए फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने में। अब यहाँ पर रिलेशनशिप आप गंदी वाली और अच्छी वाली रिलेशनशिप मत जोड़ने लगना। रिलेशनशिप इन द सेंस कि मैं लोगों से ही दूर रहने की कोशिश करने लगा क्योंकि बहुत सारा पढ़ना था, कॉलेज के साथ पढ़ना था। और फंडामेंटल एनालिसिस ने जब देने की बारी आई तो मुझे उसके कंपैरिजन में जितनी मेहनत मैंने करी उसके कंपैरिजन में मुझे कुछ नहीं दिया, सच्चाई बता रहा हूँ, तो आप समझ जाओ। और अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो इतना तो मान लो कि मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ कि आप ये सोचो कि आपका कोई भला चाहता है, बस इतना समझो जो बातें मैंने कही अगर आपको वो बातें समझ में आ रही हैं तो आप ये समझ लेना कि फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको दे सकता है, लेकिन जो रियल हेल्प आपकी होगी मार्केट में वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने पर ही होगी, क्योंकि चार्ट आपको खुद ही बता देता है। और चार्ट कैसे खुद ही बता देता है उसके लिए आप विप्रो की जो हमारी रिजल्ट की पुरानी वाली वीडियो है उसको देख करके समझना कि कैसे आपको कुछ यहाँ पर इंडिकेशन मिल सकते थे डबल टॉप के। और छोड़ो यार, डबल टॉप टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर है उसको भी हटा दो। आपको ये स्टॉक कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे इंडिकेटर्स बहुत पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर ना मेरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है ना किसी की भी, समझ गए? तो इस रिजल्ट एनालिसिस वाले वीडियो में हमने डिकोड क्या किया कि फंडामेंटल छोड़ो टेक्निकल पे आओ, ठीक है। और विप्रो और इन्फोसिस इन दोनों में से खरीदना क्या है? विप्रो। इन दोनों में से खरीदना क्या है? विप्रो। क्यों खरीदना है? सस्ता है? नहीं, इसलिए खरीदना है क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये स्टॉक पिट गया है।
ऊपर से पिटा हुआ है, नीचे भी पिट रहा है, ठीक है। अब ग्लोबल सिनारियो आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा है नहीं। तो इससे पहले टीसीएस खरीदने को बोला था, देखो वो नहीं गिरा, देखो वो नहीं गिरा। अब विप्रो बोल रहा हूँ कि दोस्त अगर मैनेजमेंट जो बातें यहाँ पर आकर के बोल के गया है अगर वो लगभग सही है, और मैं उसको लगभग ही सही मानता हूँ, तो अब विप्रो ऐसी जगह पे खड़ा है कि 5-7% नीचे आप रूम ले लो तो आपको 10-12% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाने का दम रखता है। ब्लाइंड बाई नहीं करना है, बाइंग करने के लिए 20-30-50 का रूल लगाना, और जब तक ये स्टॉक 400 तोड़ करके ऊपर ना ट्रेड करे, टेक्निकली आप मजबूत वाला ट्रेड मत करना। इन्वेस्टिंग के लिए धीरे धीरे आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हो, जिसको आप कॉन्ट्रा बाइंग भी बोल सकते हो। इन्फोसिस के अच्छे रिजल्ट के बाद खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्फोसिस से बेटर बाई इस वक्त विप्रो ही है। रिजल्ट भले ही इन्फोसिस ने बेटर पेश किया है, बाई बैक भी है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखो बाई बैक के चक्कर में लोग कूदेंगे, डिविडेंड के चक्कर में लोग कूदेंगे, डिविडेंड के चक्कर में लोग बीपीसीएल में कितना भयंकर पिटे वो तो आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, और मार्केट है यहाँ, ये सब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ हर कोई फंसेगा, जो बहुत सीखेगा वो भी फंसेगा, जो कुछ नहीं सीखेगा वो भी फंसेगा। और दूसरा एंगल भी समझ लो, जो अच्छे से सीखेगा वो आगे भी बढ़ जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो बहुत बुरी पिटाई भी खाएगा। तो रही बात क्या कि किस्मत के साथ साथ आपकी स्किल्स भी काम आती हैं, तो स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि वही हमारे बस में है, किस्मत तो हमारे बस में है नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इस रिजल्ट को देखने के बाद, इस रिजल्ट एनालिसिस को देखने के बाद मैं विप्रो पे ज़्यादा फोकस रखूँगा इन्फोसिस के मुकाबले, और जो भी होगा वो हम लॉन्ग टर्म में आपको समझाएंगे ही। अगली वीडियो जल्दी आएगी और उसमें हम और भी कुछ बेहतरीन डिस्कस करते हुए पाए जाएंगे। आप यहाँ तक आए हो तो आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। नमस्कार।